सेक्शन 192A जो बेसिकली बात करता है, अगर कोई भी एम्प्लॉय अपना प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट अगर विड्रॉ करता है, तो ऐसे में अगर वो प्रोविडेंट फंड से जो पैसा विड्रॉ किया गया है वो प्री मेच्योरिटी है, दैट मींस 5 साल से पहले विड्रॉ किया जा रहा है, तो इन दैट सिचुएशन वो अमाउंट टैक्सेबल होती है। तो ऐसे में जो व्यक्ति प्रोविडेंट फंड की जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे करता है टू द एम्प्लॉय, वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, मिस्टर वाई है, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स एम्प्लॉय है और मिस्टर वाई जो है वो एम्प्लॉयर है। तो ऐसे में मिस्टर वाई जो है वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं और मिस्टर एक्स भी जो है वो भी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कुछ अमाउंट मिस्टर वाई के द्वारा, कुछ अमाउंट मिस्टर एक्स के द्वारा प्रोविडेंट फंड में क्या की जाती है, कंट्रीब्यूट की जाती है। और अगर यह अमाउंट 5 इयर्स से पहले विड्रॉ की जाती है बाय द एम्प्लॉय, तो ऐसे में जो अमाउंट विड्रॉ की जाती है वो अमाउंट टैक्सेबल होती है अंडर द हेड सैलरी। अगर 5 इयर्स के बाद विड्रॉ की जाती है तो ऐसे में वो अमाउंट होती है एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10। तो ये आपको याद रखना है कि प्रोविडेंट फंड में से अगर आप कोई अमाउंट विड्रॉ करते हैं, 5 साल से पहले आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो ऐसे में वो अमाउंट जो है टैक्सेबल है इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। और जो व्यक्ति इस रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को ऑपरेट करता है और पेमेंट करता है टू दी मिस्टर एक्स, दैट इज एम्प्लॉय, तो वो व्यक्ति लायबल है टू डिडक्ट द टीडीएस। तो कौन यहां पर टीडीएस डिडक्ट करेगा? जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऑपरेट कर रहा है और पेमेंट करेगा टू मिस्टर एक्स, टू द एम्प्लॉय को, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट करेगा। कितना टीडीएस डिडक्ट करेगा? 10%। जो भी अमाउंट वह पे करेगा, लेट से मान लीजिए 2 लाख रुपीस की विड्रॉल की जा रही है, तो ऐसे में 10% का टीडीएस डिडक्ट करने के बाद जो है 1,80,000 रुपीज की पेमेंट की जाएगी टू मिस्टर एक्स, दैट इज एम्प्लॉय। और अगर मान लीजिए जो विड्रॉ अमाउंट है वो 50,000 रुपए से कम है, तो ऐसे में कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इफ अमाउंट इज लेस देन 50,000, तो यहां पर बताया गया सेक्शन 192A के अंदर, notwithstanding anything contained in this act, the trustees of the Employees Provident Fund Scheme 1952 framed under section 5 of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952, or any person authorized under the scheme to make the payment of a accumulated balance। तो जो भी व्यक्ति ऑथोराइज किया गया है टू मेक द पेमेंट ऑफ accumulated balances due to employees shall, in a case where the accumulated balance due to an employee participating in a recognized provident fund is includable in his total income, तो वो अमाउंट जो उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड की जाएगी, उस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। owing for to the provision of rule 8 of part A of the 4th schedule। तो 4th शेड्यूल में बेसिकली रूल 8 दिया गया है। तो उस रूल 8 में बेसिकली यही बात बताई गई है, अगर आप 5 साल से पहले रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो ऐसे में वो टैक्सेबल होगा। अगर आप आफ्टर 5 इयर्स विड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसे में कोई टैक्सेबिलिटी की बात नहीं होगी। अंडर सेक्शन 10 वह अमाउंट एग्जम्प्ट होगी और ना ही उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा।
और अगर आप 5 साल से पहले विड्रॉ करते हैं और विड्रॉ इस वजह से कर रहे हैं कि जो सिचुएशंस है वो आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय जो है वो बीमार है, या फिर जो बिजनेस है वो शट डाउन हो गया है, या फिर जिस एग्रीमेंट के तहत एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था वो एग्रीमेंट की जो टर्म एंड कंडीशंस है, जो पीरियड है वो जो है एंड हो गया है, खत्म हो गया है, तो ऐसे में जो है वह बैलेंस अगर विड्रॉ किया जाता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, ना ही उस पर कोई टीडीएस की बात होगी। प्रोवाइडेड दैट no deduction under this section shall be made where the amount of such payments or as the case may be aggregate of the payments to the payee is less than 50,000 rupees। तो अगर 50,000 रुपए से कम अमाउंट विड्रॉ की जा रही है तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर 50,000 या उससे ज्यादा अमाउंट विड्रॉ की जा रही है तो ऐसे में जो है टीडीएस डिडक्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, 50,000 रुपए से कम अमाउंट होगी तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अंडर सेक्शन 192A। provided further that any person entitled to receive any amount on which tax is deductible। तो टैक्स अगर डिडक्ट किया जाना है तो ऐसे में एम्प्लॉय क्या करेगा, अपना परमानेंट अकाउंट नंबर फर्निश करेगा। अगर परमानेंट अकाउंट नंबर फर्निश नहीं करता है तो ऐसे में जो टैक्स है वो डिडक्ट होगा एट द मैक्सिमम मार्जिनल रेट। दैट मींस हायर टीडीएस रेट जो सबसे ज्यादा होगी उस रेट पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो यहां पर सेक्शन 192 के तहत अगर टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन अगर आपने एम्प्लॉय ने परमानेंट अकाउंट नंबर फर्निश नहीं किया तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट अप्लाई किया जाएगा टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, जो कि अराउंडेड 42.74% जो है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए एप्लीकेबल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, परमानेंट अकाउंट नंबर अगर आप फर्निश करते हैं तो 10%, अदरवाइज मैक्सिमम मार्जिनल रेट। At the time of payment of the accumulated balance due to the employee, deduct income tax at the rate of 10%। तो जिस समय एम्प्लॉय को पेमेंट की जाएगी उस समय 10% का जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रोविडेंट फंड के केस में जो प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऑपरेट किया जाता है उसका जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा वो व्यक्ति टीडीएस डिडक्ट करेगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस टू द एम्प्लॉय। तो अगर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 192A तो ऐसे में आपको ध्यान देना होगा कि 5 साल से पहले अगर आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अमाउंट विड्रॉ करते हैं उस सिचुएशन में सेक्शन 192A अट्रैक्ट होता है और अकॉर्डिंगली टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। और 5 साल से पहले जो अमाउंट आप विड्रॉ करते हैं, 5 साल से पहले जो अमाउंट आप विड्रॉ करते हैं वो टैक्सेबल होती है इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय। उसकी टैक्सेबिलिटी की अगर हम बात करें तो 4 पार्ट्स में बेसिकली उस अमाउंट को देखा जाता है। नंबर 1 एम्प्लॉय शेयर, जो शेयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है टू द प्रोविडेंट फंड। सेकंड वन इज एम्प्लॉयर शेयर, जो एम्प्लॉयर अपना शेयर कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड फॉर दैट एम्प्लॉय। एंड थर्ड पार्ट इज इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय शेयर, और फोर्थ पार्ट इज इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर शेयर। तो जो एम्प्लॉय का शेयर है उस पर इंटरेस्ट मिलता है और जो एम्प्लॉयर का शेयर है उस पर इंटरेस्ट मिलता है। जो एम्प्लॉय शेयर है वो ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका होता है इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड ये जो पोर्शन है फिर से टैक्सेबल नहीं होता। जबकि एम्प्लॉयर शेयर है वो टैक्सेबल नहीं होता, एग्जेम्प्ट होता है। और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर शेयर भी जो है वो भी एग्जेम्प्ट होता है एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो ये दोनों ही शेयर आपके टैक्सेबल होंगे अगर आपने 5 साल से पहले
प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट है वो विड्रॉ किया है। सेकेंडली, ये टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड सैलरी। लास्ट बात आती है इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय शेयर, तो ये आपका टैक्सेबल होगा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो अगर आप कोई अमाउंट विड्रॉ करते हैं फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड बिफोर 5 इयर्स, ऐसे में वो जो अमाउंट है इस तरह टैक्सेबल होगी। अगर मान लीजिए 5 साल से पहले आप जॉब स्विच करते हैं, एक एम्प्लॉयर को छोड़कर दूसरे एम्प्लॉयर के पास जॉब करते हैं और अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो बैलेंस है वो ट्रांसफर करा लेते हैं दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ पर, तो ऐसे में कोई टैक्सेबिलिटी की बात नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, एट द टाइम ऑफ इलनेस, एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस ऑफ द एम्प्लॉयर और एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू द अनदर एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड अकाउंट, ऐसे में टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होती है। अदरवाइज अगर आप 5 साल से पहले प्रोविडेंट फंड की अमाउंट अगर आप विड्रॉ करते हैं तो वो टैक्सेबल रहती है। एम्प्लॉयर शेयर और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर शेयर टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉय शेयर ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका होता है, तो इसलिए दोबारा फिर से टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय शेयर टैक्सेबल होगा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। और जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा उसका आप क्रेडिट ले लेंगे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो सेक्शन 192 ए के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी डाउट्स है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 193 जो बात करता है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। तो बेसिकली टीडीएस ऑन इंटरेस्ट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है इन द केस ऑफ सिक्योरिटीज तो सेक्शन 193 अप्लाई होगा, और अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है इन द केस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस तो सेक्शन 194 ए अप्लाई होगा। तो पहले हम बात करते हैं सेक्शन 193 की। अगर आपने कोई भी सिक्योरिटीज होल्ड की है और उन सिक्योरिटीज पर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, तो उस केस में आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। एक कंपनी है मान लीजिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कुछ सिक्योरिटीज इशू की गई लेट्स से मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई ने यह सिक्योरिटीज जो है 1 लाख रुपए में खरीदी थी फ्रॉम दी कंपनी, और इस पर 15,000 रुपए पर एनम का जो है इंटरेस्ट पे किया जाता है बाय दी कंपनी। तो ऐसे में 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। 1,500 रुपए जो है गवर्नमेंट को जमा कराए जाएंगे बाय दी कंपनी, बेसिकली जो इंटरेस्ट पे करेगा, और बैलेंस अमाउंट 13,500 रुपए जो है वो पे कर दिए जाएंगे टू मिस्टर वाई। अब मिस्टर वाई के हाथ में जो इनकम मानी जाएगी वो इनकम मानी जाएगी 15,000 रुपए। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जहां पर पेमेंट की जा रही है और वो जो पेमेंट है इन दी हैंड ऑफ डिडक्टिव इनकम है, तो ऐसे में जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है वो भी इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। दैट मीन्स 13,500 रुपए जो रिसीव किए गए वो प्लस 1,500 रुपए टीडीएस डिडक्ट किया गया, 15,000 रुपए की इनकम मानी जाएगी इन दी हैंड ऑफ मिस्टर वाई। और 1,500 रुपए का जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है उसका क्रेडिट ले लिया जाएगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न बाय मिस्टर वाई। The person responsible for paying to a resident any income by way of interest on securities shall at the time of credit of such income to the account of pay or at the time of payment। तो 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि at the time of credit or payment whichever is earlier, whichever is earlier। तो अगर मान लीजिए कंपनी के द्वारा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कंपनी के द्वारा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेट से 31 मार्च 21 को एक अकाउंटिंग एंट्री, एक जर्नल एंट्री पास की जाती है
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। मिस्टर ए को जो है, सॉरी मिस्टर वाई को जो है इंटरेस्ट पे किया जाना है 15,000 रुपए का, और ये पेमेंट की जाती है लेट से 7 अप्रैल 21 को। मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट 15,000 रुपए टू बैंक अकाउंट। तो ऐसे में अब बात आई कि टीडीएस कब डिडक्ट होगा, तो टीडीएस डिडक्ट होगा 31 मार्च 2021 को, क्योंकि कहा गया है क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट की गई 31 मार्च को, पेमेंट की गई 7 अप्रैल को। तो इन दोनों में से जो भी डेट पहले होगी, कौन सी डेट पहले है, 31 मार्च, तो 31 मार्च को टीडीएस डिडक्ट होगा। कितना डिडक्ट होगा, 10%। तो यहाँ पर टू टीडीएस पेबल ऑन इंटरेस्ट कितना रुपया, 1500 रुपए, और 13,500 रुपए जो है वो क्रेडिट किए जाएंगे इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर वाई। और उसके बाद जो पेमेंट की जाएगी, मिस्टर वाई को पेमेंट की जाएगी 13,500 रुपए की, और टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पे किया जाएगा 1500 रुपए, और बैंक से जो पेमेंट होगी वो होगी 15,000 रुपए की। तो इस तरह बेसिकली आप क्या करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे और टीडीएस डिपॉजिट करेंगे। अब मान लीजिए अकाउंटिंग एंट्री 31 मार्च को पास ही नहीं की गई, सीधा पेमेंट कर दिया गया, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में पेमेंट के समय पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों में से जो भी इवेंट पहले होगी, अगर पेमेंट पहले हो जाती है तो पेमेंट पर टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले क्रेडिट कर दिया गया है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब आप क्रेडिट करेंगे तब पेमेंट करेंगे। एक बार टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया, मान लीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया गया 31 मार्च को, और 31 मार्च को टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया, तो आफ्टर दैट हम जब पेमेंट करेंगे तो फिर से टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। टीडीएस एक बार ही डिडक्ट होगा, आइदर एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ रिकॉर्ड्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच एवर इज अर्लियर। तो जिस समय आप क्रेडिट करेंगे उसके अकाउंट में और पेमेंट करेंगे, इन दोनों में से जो भी इवेंट पहले होगी उस इवेंट पर टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब कंपनी के द्वारा जिसको पेमेंट की जा रही है उसका रेजिडेंट होना जरूरी है। अगर वो रेजिडेंट है तो ही सेक्शन 193 अप्लाई होगा, अदरवाइज अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो सेक्शन 195 के तहत टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, रेजिडेंट के केस में सेक्शन 193 एप्लीकेबल होगा, नॉन रेजिडेंट के केस में सेक्शन 195 एप्लीकेबल होगा। The person responsible for paying a resident any income by way of interest on securities, securities का यहाँ पर मतलब है डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, at the time of credit or at the time of payment whichever is earlier, in cash or by issue of a check or by issue of a draft or any other mode। तो पेमेंट कैसे भी की जा सकती है, कैश में करें, चेक से करें, बैंक ड्राफ्ट के जरिए करें, नेट बैंकिंग से करें, किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। shall deduct income tax at the rate in force on the amount of interest payable। तो जिस रेट्स को फाइनेंस एक्ट में बताया जाएगा उस रेट्स के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। टीडीएस में जितने भी सेक्शंस हैं उनमें ऑलमोस्ट जो रेट ऑफ टीडीएस है वो बताई गई है, 1%, 2%, 5%, 10%। लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहां पर वर्डिंग्स यूज की गई एट द रेट्स इन फोर्स। तो इसके लिए बेसिकली हमें क्या करना होगा, फाइनेंस एक्ट को रेफर करना होगा। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए कौन सी रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 193, तो इसके लिए मुझे फाइनेंस एक्ट 2021 रेफर करना होगा। उसमें जो है रेट्स आपको बताई गई हैं, और वहां पर जो रेट दी गई है वो रेट दी गई है 10%। 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन शैल बी मेड इफ interest falls in the following categories: any interest payable on 4.5% national defense bonds 1972 where the bonds are held by an individual not being a non resident। तो अगर कोई नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स 1972 हैं
जिनको इशू किया गया है और उसके रिगार्डिंग इंटरेस्ट पे किया जाना है, और इंटरेस्ट जिसको पे किया जा रहा है वो एक इंडिविजुअल है, और कौन सा इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो ऐसे में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। एनी इंटरेस्ट पेबल ऑन एन इंडिविजुअल टू एन इंडिविजुअल 4.25% नेशनल डिफेंस लोन 1968 और 4.75% नेशनल डिफेंस लोन 1972. Any interest payable on national development bonds, any interest payable on 7 years national saving certificates. तो बेसिकली ये वो सिक्योरिटीज है जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा ये इशू की गई है, स्पेसिफिक सिक्योरिटीज है। इन सिक्योरिटीज के लिए अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो जो पेमेंट करने वाला है वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा बताया गया एनी इंटरेस्ट पेबल ऑन सच डिबेंचर्स issued by an institution or authority or any public sector company or any cooperative society, including a cooperative land mortgage bank or a cooperative land development bank, as the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf. तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अगर प्रिस्क्राइब करती है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस होंगी, कुछ अथॉरिटीज होंगी, कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज होंगी, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बैंक्स होंगे, वो अगर सिक्योरिटीज इशू करेंगे और उसके रिगार्डिंग इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। एनी इंटरेस्ट पेबल ऑन 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स 1977 और 7% गोल्ड बॉन्ड्स 1980 where the bonds are held by an individual not being a non-resident and the holders thereof making a declaration in writing before the person responsible for paying the interest that the total nominal value of the 6.5% gold bonds or as the case may be 7% gold bonds held by him not exceed 10,000 rupees at any time during the period to which the interest relates. तो अगर जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो 10,000 रुपए से कम है in case of 6.5% gold bonds 1977 और 7% gold bonds 1980, तो in that situation interest deduct नहीं किया जाएगा। Any interest payable on any security of the central government or state government, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई सिक्योरिटी इशू की गई है, उस पर इंटरेस्ट पे किया जाना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। तो ये बेसिकली जितनी भी सिक्योरिटीज बताई गई हैं ये स्पेसिफिक सिक्योरिटीज है, इन्हीं सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इनके अलावा जितनी भी सिक्योरिटीज होंगी टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। Provided that nothing contained in this clause shall apply to the interest exceeding rupees 10,000 payable on 8% saving bonds or 7.75 saving taxable bonds 2018 during the financial year. अगर आपके पास 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003 है, 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2018 है, और जो इंटरेस्ट है अगर वो 10,000 रुपए तक है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, 10,000 रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट किया जाए। एनी इंटरेस्ट पेबल टू एन इंडिविजुअल और एन Hindu unwedded family who is resident in India on any debenture issued by a company in which the public are substantially interested, if the amount of interest as the case may be, the aggregate of amount of the interest does not exceed 5,000 rupees. तो अगर आपके पास किसी कंपनी के डिबेंचर्स और ऐसे में आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर 5,000 रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, और 5,000 रुपए से नीचे अगर इंटरेस्ट है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। कंडीशन ये है कि सच इंटरेस्ट इज पेड बाय द कंपनी बाय एन अकाउंट पे चेक। तो इन केस 5,000 रुपीज तक के इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अगर वो कंपनी के द्वारा अकाउंट पे चेक के जरिए पे किया गया है टू दैट इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विच इज रेजिडेंट। अब अगर मान लीजिए एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स होल्ड किए गए हैं तो इन दैट सिचुएशन टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। कोई 5,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि ये 5,000 रुपए की लिमिट दी गई है इंडिविजुअल के लिए और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए जो कि रेजिडेंट इन इंडिया है। Any interest payable to the Life Insurance Corporation of India established under Life Insurance Corporation Act 1956 in respect of any securities owned by it or
विच इट हैज फुल्ली बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो LIC के द्वारा अगर कोई सिक्योरिटी होल्ड की गई है, ओन्ड की गई है, और उस सिक्योरिटी पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, LIC को इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो उस इंटरेस्ट पर कोई TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा बाय द पेयर। तो जो भी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की पेमेंट करेगी तो विदाउट डिडक्शन ऑफ TDS पेमेंट करेगी। Any interest payable to the General Insurance Corporation of India or to any of the four companies formed by virtue of the schemes framed under subsection 1 of section 16 of General Insurance Business Act 1972 in respect of any securities owned by such corporation or by such company has full beneficial interest। तो बेसिकली आपकी जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो फ्रेम की गई है अंडर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972। तो इस एक्ट के तहत जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फ्रेम की गई है, इनकॉर्पोरेट की गई है, और उसके साथ जो 4 कंपनीज इनकॉर्पोरेट की गई है, उनको अगर कोई इंटरेस्ट की पेमेंट की जानी है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो कोई TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा बाय द पेयर। एनी इंटरेस्ट पेबल टू एनी अदर इंश्योरर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सिक्योरिटीज ओन्ड बाय इट और on which it has full beneficial interest। तो एक इंश्योरर के द्वारा दूसरे इंश्योरर को अगर इंटरेस्ट की पेमेंट की जा रही है तो ऐसे में TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। Any interest payable on any security issued by a company where such security is in dematerialized form and is listed on a recognized stock exchange in India in accordance with the Securities Contract Act 1956 as the rules may be। तो दैट मीन्स अगर आपके पास किसी कंपनी के, जो कि लिस्टेड कंपनी है, उसके पास आपकी लिस्टेड सिक्योरिटीज है और उस लिस्टेड सिक्योरिटीज पर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो ऐसे में उस पर कोई TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो एनी इंटरेस्ट पेबल ऑन एनी सिक्योरिटी इशूड बाय अ कंपनी वेयर सच सिक्योरिटी इज इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म, दैट मीन्स आपके डीमेट अकाउंट में वो सिक्योरिटी जो है वो बेसिकली डीमेट अकाउंट के अंदर होती है इन दी dematerialized form, not in physical form, and it is a listed on a recognized stock exchange in India। इंडिया के अंदर वो एक स्टॉक एक्सचेंज जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है उस पर लिस्टेड है। तो उस सिक्योरिटी के रिगार्डिंग अगर इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है बाय दैट कंपनी तो विदाउट डिडक्शन ऑफ TDS पेमेंट की जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दी गई है, बेसिकली क्लियरिटी आपको दी गई है कि अगर आप मान लीजिए इंटरेस्ट अमाउंट को किसी सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं तो भी आपको TDS डिडक्ट करना होगा। तो बहुत सारे लोग जो मान लीजिए टैक्स जो है इवेजन करने की कोशिश करते हैं, वो जो बेसिकली सिक्योरिटी होल्डर है उसके अकाउंट में TDS इंटरेस्ट क्रेडिट ना करके किसी सस्पेंस अकाउंट में अगर वो क्रेडिट करेंगे तो भी TDS ऑन इंटरेस्ट डिडक्ट करना होगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन where any income by way of interest on security is credited to any account, whether called interest payable account or suspense account, or may be any other name in the books of accounts of the person liable to pay such income, shall deduct at the time of crediting, shall deemed to the credit of such income to the account of the pay, and the provision of this section shall apply accordingly। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है अकाउंटिंग एंट्री इंटरेस्ट डेबिट टू मिस्टर ए को इंटरेस्ट दिया जाना है लेट से 20,000 रुपीज का, तो यहाँ पर TDS डिडक्ट किया जाएगा लेट से 10%। तो मिस्टर ए के अकाउंट में जो क्रेडिट किए जाएंगे 18,000 टू TDS पेबल ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 2,000 रुपीज। लेकिन अब मान लीजिए वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति अकाउंटिंग एंट्री करता है इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल, दैट मीन्स वो नहीं बताता है कि वो किसके अकाउंट में यह जो इंटरेस्ट है क्रेडिट करेगा। तो कहा गया कि इस सिचुएशन में भी TDS तो डिडक्ट करना ही होगा। तो सिंपली अगर हम बात करें, एवरी पर्सन, वो व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग द पेमेंट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जो इंटरेस्ट की पेमेंट की जानी है टू एनी रेजिडेंट, shall deduct at the rate of 10% provided the amount being payable during a particular year to a particular person exceeding ₹5,000। तो 5,000 रुपए की लिमिट के लिए भी कहा गया कि 5,000 रुपए तक TDS आपको डिडक्ट नहीं करना है। शर्त यह है कि आप क्या करेंगे, अकाउंट पे चेक से पेमेंट करेंगे।
5,000 रुपए से ज्यादा की अगर आप पेमेंट करते हैं तो 10% का टीडीएस डिडक्ट करना ही होगा, चाहे आप अकाउंट पे चेक से पेमेंट करें चाहे आप कैश पेमेंट करें। सिक्योरिटीज कवर्स बॉन्ड्स, डिबेंचर और एनी अदर इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज एटसेट्रा। तो बेसिकली कोई भी सिक्योरिटी जो इंटरेस्ट बियर करती है वो आपकी जो है सेक्शन 193 के तहत कवर की जाएगी। तो मिस्टर एक्स है जिन्होंने एबीसी लिमिटेड के अंदर अमाउंट इन्वेस्ट की, मान लीजिए डिबेंचर्स परचेज किए गए हैं, 30 लाख रुपीस के डिबेंचर्स जो है परचेज किए गए हैं, जिस पर 10% का जो है इंटरेस्ट पे किया जाना है बाय दी एबीसी लिमिटेड। तो एबीसी लिमिटेड क्या करेगी, जो इंटरेस्ट है 3 लाख रुपीस का, उसमें से 10% टीडीएस डिडक्ट करेगी कंपनी और पे कर देगी टू दी गवर्नमेंट, और 2,70,000 रुपए की पेमेंट करेगी मिस्टर एक्स को। और मिस्टर एक्स के हाथ में जो इनकम मानी जाएगी वो मानी जाएगी 2,70,000 प्लस 30,000, दैट इज 3 लाख रुपीस। तो 3 लाख रुपए की इनकम होगी इन द हैंड ऑफ मिस्टर एक्स, और ये जो इनकम है इन द हैंड ऑफ मिस्टर एक्स टैक्सेबल होती है अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो मिस्टर एक्स हैज इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन एबीसी लिमिटेड एंड कंपनी हैज पेड हिम इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2,70,000 रुपीज आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अब मान लीजिए मिस्टर एक्स की आप बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, बैंक स्टेटमेंट देखते हैं और वहां पर एबीसी लिमिटेड से जो बैलेंस है 2,70,000 रुपए का इनके अकाउंट में आ जाता है। तो अब जब आप बैंक स्टेटमेंट 2,70,000 रुपए देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2,70,000 रुपए की इनकम ट्रीट करेंगे, आप चेक करेंगे कि इस पर टीडीएस डिडक्ट किया गया है या नहीं बाय दी कंपनी। अगर कंपनी के द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया गया है और टीडीएस की रेट है लेट्स से 10%, तो आप कैसे अमाउंट ड्राइव आउट करेंगे, आप ड्राइव आउट करेंगे ये जो 2,70,000 रुपए की फिगर है ये है 90% फिगर, क्यों 10% का टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया है। तो आप क्या करेंगे 2,70,000 रुपीज डिवाइड बाय 90%, तो आपकी अमाउंट आ जाती है 3 लाख रुपीज। तो ये 3 लाख रुपीज आपकी क्या मानी जाएगी, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, टैक्सेबल होगी एज इंटरेस्ट इनकम। तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो टीडीएस जो डिडक्ट किया गया है उसको इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते, वो 2,70,000 रुपए को ही इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करते हैं और उसको टैक्सेबल करते हैं, जबकि इनकम जो है वो टीडीएस इंक्लूड करने के बाद आती है 2,70,000 प्लस 30,000, दैट इज 3 लाख रुपीज की आपकी इनकम होगी अंडर द हेड अदर सोर्स। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स की जो 3 लाख रुपीज की इंटरेस्ट इनकम है, इसके अलावा और कोई इनकम नहीं है, तो ऐसे में इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज आपकी आ जाती है 3 लाख रुपीज, उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो 3 लाख रुपए पर टैक्स आता है 2,500 रुपए। रिबेट इनको मिल जाती है अंडर सेक्शन 87A, क्यों, क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख से कम है, तो जहां पर टोटल इनकम 5 लाख से कम होती है वहां पर जो है रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलाउ कर दी जाती है। तो यहाँ पर 2,500 रुपए की रिबेट मिल जाती है, तो इनकी टैक्स लायबिलिटी हो जाती है निल। लेकिन गवर्नमेंट को जो टीडीएस जमा कराया गया 30,000 रुपए का, अब उसका क्या होगा, क्योंकि मिस्टर ए की तो कोई टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं, जो मिस्टर एक्स है, सॉरी मिस्टर एक्स जो है उनकी कोई टैक्स लायबिलिटी तो है ही नहीं, तो ऐसे में वो क्या करेंगे, रिफंड क्लेम करेंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट। और कैसे रिफंड क्लेम करेंगे, बाय फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और रिफंड क्लेम करेंगे अगर उनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती। या मान लीजिए उनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है लेट से 18,000 रुपए की और टीडीएस डिडक्ट किया गया 30,000 रुपए, तो इसका मतलब 12,000 रुपए क्या मिलेगा उनको, इनकम टैक्स रिफंड मिलेगा। और इस 12,000 रुपए के रिफंड को क्लेम करने के लिए क्या करना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी। उसके बाद बात आती है सेक्शन 194 जो बात करता है डिविडेंड्स की। तो अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर से पहले जो डिविडेंड था वो डिविडेंड 10 लाख रुपीस तक एग्जेम्प्ट था, मतलब 10 लाख रुपए तक के डिविडेंड पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता था। लेकिन 31 मार्च 2020 के बाद जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अब वो फुल्ली टैक्सेबल है इन द हैंड ऑफ डिविडेंड होल्डर, इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। तो अब जो डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर को वो अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा, और जो कंपनी डिविडेंड पे करेगी टू दी शेयर होल्डर, वो कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड
पर जो टीडीएस है डिडक्ट करेगी कितना, 10%, और बैलेंस अमाउंट जो है शेयर होल्डर को पे करेगी। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स है, इनके पास एबीसी लिमिटेड के शेयर्स हैं और एबीसी लिमिटेड के द्वारा मिस्टर एक्स को लेट से 30,000 रुपए का जो है डिविडेंड वो पे किया जाता है। तो इस डिविडेंड पर 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा और 27,000 रुपीज की पेमेंट की जाएगी मिस्टर एक्स को और 3,000 रुपीज की पेमेंट की जाएगी टू द गवर्नमेंट बाय द एबीसी लिमिटेड। और मिस्टर एक्स के हाथ में कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, 27,000 प्लस 3,000, दैट इज 30,000। तो द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ एन इंडियन कंपनी or a company which has made the prescribed arrangement for the declaration and payment of dividends within India shall, before making any payment by any mode in respect of any dividend or before making any distribution payment to a shareholder who is resident in India, तो अगर शेयर होल्डर रेजिडेंट इन इंडिया है तो सेक्शन 194 अप्लाई होगा, अदरवाइज सेक्शन 195 के तहत टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। ऑफ एनी डिविडेंड विद इन द मीनिंग ऑफ क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, क्लोज डी, क्लोज ई ऑफ क्लोज 22 ऑफ सेक्शन 1(2). तो सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ए से लेकर सब क्लोज ई तक बेसिकली डिविडेंड्स को डिफाइन किया गया है कि डिविडेंड्स के अंदर क्या क्या अमाउंट्स इंक्लूड होंगी। तो बेसिकली किसी भी तरह का डिविडेंड, चाहे वो सब क्लोज ए में आता है, चाहे वो सब क्लोज बी में आता है, चाहे सब क्लोज सी में आता है, चाहे सब क्लोज डी में आता है, चाहे सब क्लोज ई में आता है, किसी भी तरह का डिविडेंड अगर पे किया जाता है बाय एन इंडियन कंपनी और ए कंपनी विच हैज मेड द अरेंजमेंट्स फॉर द डिक्लेरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इन द इंडिया, तो वो क्या करेगी, 10% का डिविडेंड जो उस पर टीडीएस डिडक्ट करेगी, डिडक्ट from the amount of dividend income tax at the rate of 10%, provided that no such deduction shall be made। किस सिचुएशन में डिडक्शन नहीं की जाएगी टीडीएस की, अगर पेमेंट जो है वो 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, 5,000 रुपए या उससे कम है और अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या फिर नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, आईएमपीएस के जरिए अगर पेमेंट की जाती है तो ऐसे में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। पेमेंट जो है वो कैश पेमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर 5,000 रुपए से कम का डिविडेंड है, कैश पेमेंट की जा रही है तो भी टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर 5,000 रुपए से कम का डिविडेंड है और पेमेंट की जा रही है अकाउंट पे चेक से, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर पेमेंट 5,000 रुपए से ज्यादा है, चाहे अकाउंट पे चेक से पेमेंट करे, चाहे कैश में पेमेंट करे, टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो प्रोवाइडेड दैट नो सच डिडक्शन शैल बी मेड if the dividend is paid by the company by any mode other than cash। तो कैश पेमेंट आपको नहीं अलाउड की गई है। अगर आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करना चाहते तो आपको जो है अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट के जरिए ही पेमेंट करनी होगी। सिमिलरली जैसे हमने देखा था सेक्शन 193 में अगर इंटरेस्ट की पेमेंट की जा रही है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को या फिर अदर इंश्योरर को, तो ऐसे में वहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया था। सेम सिचुएशन यहां पर भी कवर की गई है। अगर किसी कंपनी के द्वारा डिविडेंड पे किया जा रहा है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को या किसी और इंश्योरर को, तो ऐसे में उस पर भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो the provision of this section shall not apply to such income credited or paid to the Life Insurance Corporation of India, the General Insurance Corporation of India or other 4 companies, any other insurer। तो इनको अगर पेमेंट की जाती है तो ऐसे में कोई जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बिजनेस ट्रस्ट और एनी अदर पर्सन एज सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई, तो इन सभी व्यक्तियों के केस में डिविडेंड की पेमेंट अगर की जाती है तो कंपनी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। तो यहां पर अगर मैं समराइज करूं, डोमेस्टिक कंपनी अगर डिविडेंड पे करती है तो ऐसे में अगर वो डिविडेंड अमाउंट 5,000 रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। पेमेंट किसको होनी चाहिए, रेजिडेंट शेयर होल्डर को। अगर नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर को है तो सेक्शन 194 एप्लीकेबल नहीं होगा।
अगर डिविडेंड इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है तो इन एवरी सिचुएशन टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर जो डिविडेंड इनकम है वो 5,000 रुपए या उससे कम है तो हमें चेक करना होगा। अगर पेमेंट कैश में की गई है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। अदर देन कैश पेमेंट की गई है, दैट मींस अकाउंट पे चेक से की गई है, अकाउंट पे ड्राफ्ट से की गई है या फिर नेट बैंकिंग से की गई है, तो ऐसे में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा अगर अमाउंट 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं। अब अगर मान लीजिए जो डिविडेंड जो पे किया जा रहा है वो पे किया जा रहा है रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स, तो ऐसे में सेक्शन 194 के अप्लाई होगा इन केस ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अगर शेयर्स के रिगार्डिंग है तो सेक्शन 194 अप्लाई होगा, और अगर म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग है तो सेक्शन 194 के अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, डिविडेंड पे किया जा रहा है रेजिडेंट शेयर होल्डर को, और डिविडेंड जो है वो 5,000 रुपए से ज्यादा है तो ऐसे में 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर 5,000 रुपए से कम है तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। पेमेंट जो होनी चाहिए वो अदर देन कैश पेमेंट होनी चाहिए इन केस इफ डिविडेंड अमाउंट इज अप टू ₹5,000। तो यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कंक्लूड करूं तो पहले सेक्शन 115O होता था जो बेसिकली बात करता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की। कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड पे करती थी तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी, जिसकी वजह से 10 लाख रुपीस तक का डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट था। लेकिन अब सेक्शन 115O को डिलीट कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब जो डिविडेंड इनकम पहले एग्जम्प्ट थी उसको टैक्सेबल कर दिया गया है, और कंपनीज को अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। फर्दर द TDS will be deducted at the rate of 10% and amount is more than 5,000। पहले यह अमाउंट 2,500 रुपए थी, इसको इंक्रीज करके 5,000 रुपए कर दिया गया है। कब टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा? जब अमाउंट 5,000 रुपए से कम होगी और पेमेंट जो है वो अदर देन कैश मोड के जरिए पेमेंट की गई होगी, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा।